हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम इमरान फारूक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के जो दो मेथड्स हैं हमारे पास, जियोमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और परसेंटेज मेथड से हम किस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम किस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज जियोमेट्रिकल मेथड। प्रोफेसर मार्शल डिवाइज्ड दिस मेथड। अब यहां देखिए, पॉइंट मेथड से हम किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। लेट आर एस बी द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। यहाँ पे आर और एस ये जो है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। पी इज द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, और यहाँ पे ये पॉइंट पी जो है ये डिमांड कर्व पे पॉइंट है, विच डिवाइड्स द डिमांड कर्व इनटू टू सेगमेंट्स। ये डिमांड कर्व को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। अपर सेगमेंट जो पी आर है और लोअर सेगमेंट जो पी एस है। हाँ, अपर सेगमेंट पी आर एंड लोअर सेगमेंट जो है वो पी एस है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी, कि पॉइंट पी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला पॉइंट पी जो है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो किसके बराबर होगी? इज द रेशियो बिटवीन लोअर सेगमेंट पी एस, कि लोअर सेगमेंट का रेशियो यहां से यहां तक जो है इसका, और अपर सेगमेंट का रेशियो यहां से यहां तक जो है पी आर। Elasticity of demand at point P is the ratio between the lower segment PS and the upper segment PR. ED at point P, PR यानी कि lower segment from P upon PS यानी कि upper segment from P। ये जो है elasticity of demand at point P होगी, और इस मेथड को हम जियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं या पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। अब यहां पे देखिए और डिटेल में हम देखते हैं इसको। यहां इस फिगर में आप देखते हैं कि x जो हमारा y एक्सेस है, ये वाला y एक्सेस है, इस पे जो है प्राइस है, और x एक्सेस पे ये वाला एक्सेस जो है हमारा x एक्सेस है, और इस पे क्या है? क्वांटिटी है। वी गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि इस ये वाली फिगर जो है इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटी कहां पे होगी, कब होगी? इफ पॉइंट P इज द मिडल ऑफ द डिमांड कर्व। अगर ये वाला पॉइंट P जो है ये डिमांड कर्व पे के मिडल पे है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो यूनिटी होगी, यानी 1 के बराबर होगी। देखिए, ये जब पॉइंट P जो है अगर ये मिडल ऑफ द डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो आ रहे से हमारे पास वहां पे, तो रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। कि पी एस इज इक्वल टू पी आर, तो पी एस अपॉन पी आर अगर हम करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो यहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो 1 के बराबर होगी, यानी यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ग्रेटर देन यूनिटी कब होगी, यानी कि 1 से ज्यादा कब होगी? वो कौन से पॉइंट पे होगी? वो पॉइंट क्यू पे होगी। यहां पे पॉइंट क्यू जो है यहां पे है कि एट पॉइंट क्यू हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट वो किसके बराबर होगा? वो ग्रेटर देन 1 होगा। वो क्यों होगा? कि क्यू एस जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो ज्यादा है, वो ग्रेटर देन है अपॉन किसके बराबर? किससे? क्यू आर से, कि क्यू एस इज ग्रेटर देन क्यू आर। तो क्यू एस अपॉन क्यू आर जब हम करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अब नेक्स्ट देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो लेस देन 1 कब होगी, यानी लेस देन यूनिटी कब होगी? एट पॉइंट एन, जो हमारा ये पॉइंट एन है यहां पे लेस देन 1 होगी। यहां पे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, यानी रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट जब हम करेंगे, तो एन एस जो है हमारा लोअर सेगमेंट है और एन आर जो है हमारा जो है अपर सेगमेंट है। तो एन एस अपॉन एन आर जो होगा वो लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि एन एस जो है वो लेस देन है किससे? एन आर से। तो यहां पे जो होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो लेस देन 1 होगी। अब फोर्थ है हमारा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो 0 के बराबर
कब होगी? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो जीरो के बराबर होगी एट पॉइंट एस पे। ये हमारा पॉइंट एस है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो जीरो के बराबर होगी। देखिए यहाँ पे जो डिमांड करो है वो एक्स एक्सेस को टच कर रही है, तो रेशो ऑफ लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट हमारा जीरो है यहाँ पे, तो अपर सेगमेंट हमारा जो है वो एस आर के बराबर है। तो जीरो अपान एस आर जो होगा, जीरो जो है वो न्यूमिरेटर है, तो जीरो अपान एस आर जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो यहां कहने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी यहां पे जीरो के बराबर होगी। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी जो है वो इंफिनिटी कब होगा? ईडी जो है इंफिनिटी वो पॉइंट आर पे होगा। यहां पे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट आर पे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो रेशो ऑफ लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट वो किसके बराबर होगा? वो इंफिनिटी के बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए यहां पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन डिमांड करो आर एस है वो वाई एक्सिस को टच कर रही है, तो इसका मतलब हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो आर एस के बराबर है, सॉरी हमारा जो अपर सेगमेंट है वो आर एस के बराबर है, और लोअर सेगमेंट जो है, हाँ हमारा अपर सेगमेंट जो है वो आर एस के बराबर है, और लोअर सेगमेंट जो है वो जीरो के बराबर है। यहां पे हमारा अपर सेगमेंट जो है वो एस आर या आर एस कुछ भी मान लें आप, एस आर या आर एस मान लें आप के बराबर है, और हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो जीरो के सॉरी अपर सेगमेंट है वो जीरो के बराबर है। तो जब हम एस आर अपान जीरो करेंगे वो इंफिनिटी के बराबर होगा। यानी एनी रियल नंबर, जब भी हम किसी रियल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जो होता है इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो टेंड्स टू बी इंफिनिटी। तो इसका मतलब है कि एट पॉइंट आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो इंफिनिटी होगी। देखिए आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का है वो है टोटल ओटले मेथड। इस मेथड को टोटल रेन्यू मेथड भी बोलते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं कि टोटल ओटले मेथड आल्सो नोन एज टोटल रेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेजर, कि जो परचेजर है जो बायर है उसका हम टोटल एक्सपेंडिचर कंपेयर करते हैं। कब कब? बोथ बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन प्राइस, कि चेंज इन प्राइस इससे पहले और चेंज इन प्राइस के बाद हम उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको कंपेयर करते हैं, और हम ये मालूम करते हैं कि इट कैन बी नोन वेदर हिज डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक, यूनिटी आर इन लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम मेजर करते हैं कि जो हमारा बायर या परचेजर है उसकी डिमांड वो इलास्टिक है, यूनिटी है या लेस इलास्टिक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल ओटले वो हमारा किसके बराबर होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस कितनी है क्वांटिटी की या कमोडिटी की, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड, की डिमांड कितनी है उससे। जो यहां पे एक डिमांड शेड्यूल है आप देख सकते हैं, यहां पे प्राइस पर केजी दी है और यहां पे क्वांटिटी इन केजीज दी है, और यहां पे जो है थर्ड जो कॉलम है इसमें दिखाया है टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए जब प्राइस जो है वो 9 रुपीज पर केजी है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20 केजीज है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 9 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी तरह जब प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 8 240। इसी तरह 7 रुपीज 40 केजीज है तो 280। तो ये पूरा जो है यहाँ पे शेड्यूल हमको दिखाता है, फर्स्ट में प्राइस, सेकंड कॉलम में दिखाता है क्वांटिटी इन केजीज, और थर्ड कॉलम में टोटल एक्सपेंडिचर यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको जब हम करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। और फोर्थ कॉलम में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाई है कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए इलास्टिक डिमांड कब होगी? इलास्टिक डिमांड होगी विद द फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एंड विद द राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। कि जब फॉल इन प्राइस होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करेगा, और जब राइज इन प्राइस होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज करेगा।
अब यहां देखते हैं व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹9 to 8, यहां पे जब पहले प्राइस जो थी वो ₹9 थी, बाद में कम होके प्राइस ₹8 हो गई, तो हमारा क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम 180 to 240, कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले 180 टोटल एक्सपेंडिचर था और अब जो है टोटल एक्सपेंडिचर 240 हो गया। एंड व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 7 to 8, इसी तरह से जब प्राइस जो है 7 से 8 बढ़ गई, यहां से 7 से 8 बढ़ गई, तो क्या हुआ, 7 to 8 टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स फ्रॉम 280 to 240, कि टोटल एक्सपेंडिचर वो कम हो गया। पहले जब 7 रुपीज प्राइस थी तो टोटल एक्सपेंडिचर 280 था, तो जब प्राइस बढ़कर 8 हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 240 कम हो गया। इनिशियल में जब प्राइस 9 थी तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 180 था, जब प्राइस बढ़कर कम हो गई, 9 से कम होकर 8 हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर 180 से बढ़कर 240 हो गया। ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में जब प्राइस पहले 7 थी तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 280 था, अब प्राइस 7 से बढ़कर 8 हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 240 हो गया, 280 से 240 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर फॉल फ्रॉम 280 टू ₹240। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है और डिमांड जो है वो इलास्टिक डिमांड है। अब सेकंड केस में देखो, यूनिटी इलास्टिक डिमांड। यूनिटी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि विद फॉल और राइज इन प्राइस, कि अगर प्राइस जो है फॉल करेगी या प्राइस जो है वो राइज करेगी, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अनचेंज्ड रहता है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो, जैसे यहां पे है कि प्राइस जब ₹6 थी, 6 से कम हो गई 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो, पहले जब प्राइस जो है वो 6 थी तो टोटल एक्सपेंडिचर 300 था, अब प्राइस जो है कम हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 300 ही रह गया। अब दूसरे केस में देखिए, अब जब प्राइस 4 थी तो टोटल एक्सपेंडिचर 300 था, अब प्राइस बढ़कर 4 से अगर 5 हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 300 ही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में जो है 1 है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो है क्या है, यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कि विद फॉल और राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यूनिटी इलास्टिक डिमांड है। थर्ड केस है हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड, कि लेस इलास्टिक डिमांड क्या कब होती है, कि विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, कि जब प्राइस कम हो जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है। जैसे यहां पे आप देखते हैं, जैसे हम ₹3 जब प्राइस थी तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 240 था, जब ₹2 हो गई प्राइस, मतलब 3 से कम होकर 2 हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 180 हो गया। इसका मतलब जब प्राइस कम हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह सेकंड केस में देखिए आप, जब ₹1 थी प्राइस तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 100 था, अब ₹1 से बढ़कर प्राइस 2 हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास 180 हो गया। तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, ईडी जो है वो किसके बराबर है, वो लेस देन 1 है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि लेस इलास्टिक डिमांड है, कि विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स एंड विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। यहां पे जो कर्व दिखाई है, वाई एक्सेस पे प्राइस है और एक्स एक्सेस पे जो है टोटल एक्सपेंडिचर है। अब देखिए, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP4 टू OP3 एंड OP2, जब प्राइस OP4, यहां पे O है और यहां पे P4 है, जब OP4 से प्राइस कम होके OP3 और OP2 पे आती है, क्या होता है, एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम P4E। देखिए P4E, यहां पे एक्सपेंडिचर कम है, तो जब प्राइस कम हो गई तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। P3D जो है वो P4E से ज्यादा है और P2C जो है वो P3D से ज्यादा है। क्या बताता है कि टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम P4E टू P3D एंड P2C। अब दूसरे केस में, ऑन द अदर हैंड, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP2, जब प्राइस OP2 से बढ़कर OP3 एंड OP4 हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर, अब पहले टोटल एक्सपेंडिचर जो था
वो P2C था, P2C से बढ़कर P3D हो गया और फिर P3D से और एक्सपेंडिचर कम हो गया, वो P4E हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि EC पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये E है और ये वाला जो है C है। EC पोर्शन ऑफ जो डिमांड कर्व है वो क्या शोज इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू। अब देखिए सेकंड कंडीशन है कि यहां पे मैंने आपको बताया कि EC पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व जो है वो क्या शो करता है, इलास्टिक डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब सेकंड केस में देखिए व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP2 टू OP1 और राइजेस फ्रॉम OP1 टू OP2, कि जब प्राइस OP2 से कम हो गई OP1 पे आ गई या OP1 से बढ़कर OP2 हो गई, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है कि पहले भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो P2C के बराबर ही था और अब भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो P1B जो है, मतलब P2C और P1B जो है ये बराबर हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आती है। P2C इज इक्वल टू P1B। तो यहां पे जो है हमारे पास यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ED जो है, ED वो जो किसके बराबर है, 1 है। तो मतलब कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है डिमांड कर्व का, BC पोर्शन जो है डिमांड कर्व का, ये हमें क्या दिखाता है, यूनिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आती है। अब थर्ड कंडीशन में है कि जब प्राइस फॉल करती है OP1 से OP पर आती है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करता है। तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो ज्यादा था, यानी P1B जो है वो ज्यादा था। अब P1B से कम होके हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर PA हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है कम हो गया। अब अगर हम जो है प्राइस OP से बढ़कर OP1 कर दें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ जाएगा। यानी पहले PA एक्सपेंडिचर था तो PA से एक्सपेंडिचर बढ़कर P1B हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर PA से बढ़कर P1B हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम PA टू P1B, डिमांड इज लेस इलास्टिक। इस केस में डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, यानी EP या ED जो है वो लेस देन 1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।